हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन बात कर रहे थे अपने टोटली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अपन? टोटली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने एल फ्रेम पढ़ लिया था। आज अपना क्या है? सी फ्रेम है। ठीक है, तो देखो अपन बात करेंगे किसकी? सी फ्रेम की। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सी फ्रेम। पर ये सी फ्रेम है किसके अंदर? ये देखो किसके अंदर है? इलास्टिक कोलिजन के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है? इलास्टिक कोलिजन के अंदर है। अब देखो अच्छा, ये सी फ्रेम इलास्टिक नहीं, इनलास्टिक कोलिजन के अंदर है। किसके अंदर है? इनलास्टिक कोलिजन के अंदर, यानी कि अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर। ठीक है, कल अपन ने इसके अंदर सी फ्रेम एल फ्रेम की बात कर ली थी। आज अपन करते हैं किसकी? सी फ्रेम की। तो देखो वो ही कि माना सी तंत्र में दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्या है, जिनका मास क्या है, m1/m2 है। तो टक्कर से पहले वे क्या हो जाएंगे? उनके u1 वेक्टर डैश और u2 डैश हैं। जबकि टक्कर के बाद उनका क्या है? अपन ने बात की थी टक्कर के बाद वो दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में जॉइंट हो जाते होते हैं। तो अगर टक्कर के बाद संयुक्त वेग उनका क्या हो जाता है? v डैश है। तो यहाँ द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान केंद्र की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप लोगों ने पीछे निकाली थी क्या? VCM वेक्टर ऐसे कुछ निकाला था, आप लोगों ने निकाला था। इसकी वैल्यू कितनी होती है? m1u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होती है। अब सुनो, अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो द्वितीय कण है वो क्या है? स्थिर है। तो द्वितीय कण कौन सा हो गया? u2, वो क्या है? यहाँ पे स्थिर है। तो u2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो u2 की वैल्यू क्या कर दो? इस इक्वेशन में रख दो। तो फिर देखते हैं अपने पास क्या आता है। VCM इक्वल m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, यही बचा। ये टर्म तो 0 हो गई इसकी वजह से। अब सुनो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करने पर क्या करेंगे अपन? वेग रूपांतरण समीकरण यूज करेंगे। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करने पर u1 डैश व u2 डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है। अब आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि ये जो VCM वेक्टर है इसको अपन एक रूप में और भी लिख सकते हैं। कैसे? जिसे आपने यहाँ पे u1 लिखा है वैसे ही यहाँ पे इसको v1 भी लिख सकते हो, v2 भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसके इक्वल में करके लिख सकते हो आप। कैसे? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, पर फिलहाल अपन वेग कौन से ले रहे हैं? ये ले रहे हैं। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को भी अपन किस रूप में लिखेंगे? इस u वाले की रूप में लिखेंगे। देखो यहाँ पे u जो है वो भी वेलोसिटी है और v जो है वो भी वेलोसिटी है। पर बस डिफरेंस इतना है इसके अंदर कि ये जो u वाला पार्ट है ये तो बिफोर कोलिजन आता है एंड v वाला पार्ट जो है वो आफ्टर कोलिजन आता है। क्लियर है? इसलिए अपन इसको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में ऐसे लिखेंगे। कैसे? u1 डैश इक्वल u1 माइनस VCM। ठीक है, अब सुनो, अब क्या है आपके पास? समीकरण 1 से VCM का मान रख दो, ये रहा। तो पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो u1 डैश इक्वल u1 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। अब सुनो, अब इसको सोल्व कर लो। तो देखो क्या आ जाएगा? u1 डैश इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं। m1 u1 माइनस m2 u1 और माइनस m1 u1 अपॉन में क्या चल रहा है? m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये m1 u1 से ये m1 u1 चला गया। तो अपने पास क्या बचा? देखो u1 डैश इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास?
अच्छा, ये लो जी, ठीक है। हाँ, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। क्लियर है, सही है, ठीक है। अब सुनो, अपने पास क्या बच जाएगा, m2u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो u1 डेज की वैल्यू तो अपने पास आ गई क्या, m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से अपन क्या कर लेंगे, u2 का मान निकाल लेंगे, u2 डैश इक्वल u2 माइनस VCM, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दोगे आप, वैसे ही जैसे पहले किया था वैसे ही आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे, VCM की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो u2 डैश इक्वल u2 माइनस m1 u1 प्लस m1 प्लस m2, इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो m1 u2 प्लस m2 u2 माइनस m1 u1। हाँ जी, अपॉन में क्या आया, m1 प्लस m2 आया। पर आपको एक चीज़ पता है क्या, कि देखो यहाँ पे u1 का वैल्यू तो क्या है, m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे u2 आप लोगों को पता है क्या होता है, 0 होता है, आप लोगों को पता है u2 दूसरा कण है, तो u2 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखो u2 माइनस VCM m2 u2 माइनस m1 u1, ठीक है जी। अब सुनो, यहाँ पे कितना बच गया अपने पास, m1 u1 माइनस का m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप 3, ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 3। देखो एक काम करो आप लोग, है ना, इसको सोल्व मत करो, मैं सोच रही हूँ ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, गड़बड़ तो यही हो रही है। देखो यहाँ पे u2 आ गया, ठीक है, अरे हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। देखो यहाँ पे u2 आ गया, अब आप लोगों को पता है कि u2 0 है, तो अपन यहाँ पे वैल्यू तो पुट कर देते, पर इसको सोल्व क्यों करें आगे, जब u2 इक्वल ही 0 है, तो यहीं से आप लोग इसको क्या कर दोगे, 0 मान लो, ठीक है। तो आप लोगों के पास u2 डैश की वैल्यू क्या बच गई, ये वाली बच गई, ठीक है। इसको जरा सा ऊपर लिख देते हैं, देखो अपन u2 डैश इक्वल माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, इसको इक्वेशन नंबर बोल दीजिए 3। अब सही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, ये तो एज इट इज आएंगे, पर ये कौन सी कंडीशन है, बिफोर कोलिजन है। अब अगर आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो कल बताया था दोनों मास क्या है, दोनों पिंड क्या है, संयुक्त हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, इसलिए उनका मास भी क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है, और उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v डैश। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, m1 प्लस m2 डैश की बात हो रही है, तो यहाँ पे v के साथ भी अपन क्या लगा देंगे, डैश, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ से इक्वेशन कहाँ गया रे, अच्छा, इक्वेशन 2 एंड 3 से अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू रख देते हैं, आप लोग कर लेना, लास्ट में रिजल्ट मैं लिख देती हूँ। देखो लास्ट में रिजल्ट आएगा ये m1 m2
वी डैश इक्वल 0। तुम लोग सोल्व करोगे, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे u1 डैश की वैल्यू रख देना, कहाँ से, इक्वेशन 2 से, और ये क्या है u2 डैश इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट कर देना और फिर इसको सोल्व कर लेना, तो ये वाली टर्म आएगी। ओके, अब सुनो तो यहाँ पे वी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, वी डैश इक्वल 0। तो अब सुनो, अपन बात किसकी कर रहे थे, सी फ्रेम के अंदर बात कर रहे थे ना। तो अतः इसलिए सी फ्रेम में यदि पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर हो, ठीक है, कौन से में, सी फ्रेम के अंदर टोटली इनलास्टिक कोलिजन हो, तो आफ्टर कोलिजन दोनों पिंड क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। आफ्टर कोलिजन दोनों पिंड क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। इस कंडीशन से, आई रिपीट, सी फ्रेम में यदि टोटली इनलास्टिक कोलिजन में कोलिजन हो, तो आफ्टर कोलिजन दोनों पिंड क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। जिसका इक्वेशन अपन ने, जिसका फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लिख रखा है क्या, कि वी डैश इक्वल 0। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर कोलिजन दोनों पिंड, ये जो दोनों पिंड है ये क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे अपना क्या आया, वी डैश इक्वल 0। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? हाँ जी, ये अपना क्या कंप्लीट हुआ, एक विमीय, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, द्विविमीय की। किसकी बात करेंगे, द्विविमीय कोलिजन, यानी कि 2 डायमेंशनल लास्टिक कोलिजन, या फिर 2 डायमेंशनल कोलिजन। लास्टिक और इनलास्टिक की तो बाद में बात करेंगे अपन। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है क्या, 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन आज से अपना नया टॉपिक है। और एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपके उस वाले में से कोई टॉपिक बहुत, मतलब उस वाले जो पीछे अपन ने क्वेश्चन करवाया था एक विमीय वाला, तो उसमें आपके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं या फिर ना के बराबर आते हैं, ठीक है। पर एक ये द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर ऐसी चीज़ है, या फिर द्विविमीय टक्कर ऐसी चीज़ है जिसमें से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सुनो, इसकी बात करते हैं कि अपन कहते किसको हैं, 2 पिंडों की ऐसी टक्कर। कोई भी 2 पिंड है, उनके आपस में अपन कोलिजन करवाते हैं, तो जिसमें बिफोर कोलिजन पिंड क्या होगा, सीधी रेखा में गति करेगा। ध्यान से सुनना, आई रिपीट, यदि 2 पिंडों की ऐसी कोलिजन जिसके अंदर बिफोर कोलिजन जो दोनों पिंड है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, गति करेंगे। कब, बिफोर कोलिजन, ठीक है। जब कोलिजन करवाएंगे अपन तब बिफोर कोलिजन क्या कंडीशन होगी, 2 डायमेंशनल के अंदर, ध्यान से सुनना, क्या कंडीशन होगी कि बिफोर कोलिजन जो पिंड है वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में गति करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर कोलिजन सीधी रेखा में गति ना करे, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन अगर सीधी रेखा में गति ना करे तो उसे क्या कहते हैं अपन, 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे इसके अंदर, सिंपल सी बात बता देती हूँ मैं आपको कि 2 डायमेंशनल क्या होता है। जब अपन 2 पिंडों की टक्कर करवाते हैं तो टक्कर से पहले तो जो पिंड है ना वो एक सीधी रेखा में गति कर जाएंगे, ठीक है। पर टक्कर के बाद वो सीधी रेखा में गति नहीं करेंगे, कहाँ चले जाएंगे, अब वो देखेंगे कि अपन कहाँ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कि वो पिंड कहाँ जाके गति करेंगे, गति जरूर करेंगे पर वो एक सीधी रेखा में गति नहीं करेंगे। अब वो देखेंगे कि कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। तो चलो आ जाओ अपन बात करते हैं, इसके अंदर भी एल फ्रेम और सी फ्रेम की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, एल फ्रेम।
ये लो जी, अब सुनो, अब हाँ, माना m1 व m2 मास के पिंड बिफोर कोलिजन एक सीधी रेखा में गति कर लेते। इसको देखो अपन बनाते हैं। एक ये कण है जिसका मास क्या है m1, ठीक है, इसके ऊपर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u1 वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा मास ले लिया, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, आप अपन ने वहां पे द्वितीय कण को आगे जाके जीरो किया था, ठीक है, पर इस 2 डायमेंशनल के अंदर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहीं से लाइन स्टार्ट हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो यूँ मान लेना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? आ जाओ। उस वाले जो पीछे अपन ने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर इस u2 की जो वेलोसिटी होती है, फिर जो दूसरा कण होता है u2, उसको अपन ने आगे जाके जीरो किया था, यानी कि डेरिवेशन में आके जीरो किया था, ठीक है। पर 2 डायमेंशनल के अंदर क्या हो जाएगी, जो दूसरा कण है ये स्टार्टिंग से ही कौन सी कंडीशन पे चलेगा, जीरो की कंडीशन पे चलेगा। कौन सी कंडीशन पे चलेगा, जीरो की कंडीशन पे चलेगा। तो सुनो, अपन ने 2 पिंड ले लिए, एक पिंड लिया m1, वेलोसिटी कितनी हो गई u1 वेक्टर। दूसरा कण लिया अपन ने m2, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है इसकी u2 वेक्टर इक्वल 0। ध्यान से देखना, m2 बिफोर कोलिजन द्वितीय कण स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, याद रखना। अब बात करते हैं, ये अपन ने मान लो टक्कर कराएंगे, ठीक है। अब टक्कर कराने के बाद ये कण जाना तो चाहिए कहाँ, सीधा जाना चाहिए, जाने चाहिए ना। पर ये क्या करता है कि सीधा ना जाके कहाँ चला जाता है, एक तो इस दिशा में चला जाता है, ये हो गया अपना m1, ठीक है, और इसके ऊपर वेलोसिटी कितनी हो गई v1 वेक्टर, और एक इस दिशा में चला जाता है पिंड m2, और वेलोसिटी क्या हो गई v2 वेक्टर, ठीक है। सुनो, ओके, तो ये जो m1 वाला पिंड है ये कितने का कोण बनाएगा, यहाँ पे एंगल कितने का बनाएगा, θ1 का। डेफिनेशन बता दूंगी, पहले समझा रही हूँ। और ये जो m2 वाला पिंड है ये यहाँ से कितना बनाएगा, θ2 बनाएगा। अब सुनो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर θ1 है तो ये कितना होगा, बोलो जी। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक θ1 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस θ1 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 90 माइनस θ1। अब अगर यहाँ पे θ2 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ2 हो जाएगा। अब सुनो इसकी डेफिनेशन, यहाँ से यही याद रखना, मैं चाहती हूँ कि डायग्राम या फिर जो समझाने की चीज़ें हैं वो क्लास के अंदर समझाते ही आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सुनो ध्यान से, आई रिपीट, 2 डायमेंशनल के अंदर अपन बात कर रहे हैं कोलिजन की, ठीक है। अब ये कंडीशन कब बनती है, बिफोर कोलिजन बनती है। क्या बनती है बिफोर कोलिजन, पिंड वही रहेंगे 2 अपने पास, कौन कौन से, m1 और m2। चेंज क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो पिंड m1 जो अब अपन ने लिया उसकी वेलोसिटी कितनी है, u1 वेक्टर, और पिंड m2 लिया उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। स्टार्टिंग वेलोसिटी बोलेंगे अपन इसको, क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग वेलोसिटी u2 इक्वल 0, ठीक है। याद रखना, कभी भी पूछ सकती हूँ। अब सुनो, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे टक्कर करते हैं तो इसको जाना तो कहाँ चाहिए, सीधी रेखा में चाहिए, चाहिए ना। अरे भाई यहाँ से टक्कर करते हुए यहाँ ही तो आएंगे ना सीधी रेखा में। पर ये बंदे क्या करते हैं कि सीधी रेखा में गति नहीं करते हैं, सीधी रेखा में ना करके कहाँ चला जाता है, एक m1 तो ऊपर की साइड चला जाता है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 वेक्टर, और कितने का एंगल बनाते हुए जाता है, θ1 का। क्लियर है। और एक चला जाता है m2 जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 वेक्टर, ठीक है। कितने का एंगल बनाते हुए जाता है, ये θ2 का। क्लियर है। अब अगर ये θ1 है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस θ1। अगर ये θ2 है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस θ2। क्लियर है यहाँ तक डायग्राम। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं। सुनो, पहले इसकी थ्योरी सुन लो, ठीक है। अब माना m1 व m2 पिंड के
मास के पिंड बिफोर कोलिजन एक सीधी रेखा में गति करते हैं। यहाँ m1 मास वाले पिंड का वेग क्या है, u1 वेक्टर है। m2 मास वाले पिंड की वेलोसिटी u2 वेक्टर इक्वल 0 है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 वेक्टर व v2 वेक्टर है, वेलोसिटी तो सेम ही है। तो सुनो, यहाँ टक्कर के बाद दोनों पिंड प्रारंभिक दिशा के साथ θ1 व θ2 कोण बनाते हुए गति करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सुनो, अब अपन यहीं से एक चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। अब सुनो, अगर मेरे को कोई ये बोले कि मुझे इसके सापेक्ष इस रेखा का क्या चाहिए, घटक चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। सुनो, अगर मुझे कोई ये बोले कि मुझे इस रेखा के सापेक्ष इसका घटक, इस रेखा के सापेक्ष इसका घटक चाहिए। अब आप लोगों को पता है कि कंपोनेंट जब आप निकालते हो तो किस में निकलता है, कोश में निकलता है कि नहीं निकलता है। चलो, अगर आप किसी का घटक तोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी का कंपोनेंट्स को तोड़ रहे हैं तो जिस रेखा के साथ कोण बना रहे हैं ना, उस रेखा की दिशा में हमेशा कोस थीटा, उस रेखा को हमेशा किस में लेंगे, कोस में लेंगे, ठीक है। तो m1 का घटक लिखेंगे इस रेखा की दिशा में, ध्यान से सुनना, इस m1 लाइन का कंपोनेंट अपन लिखेंगे इस लाइन की डायरेक्शन में। आई रिपीट, इस m1 का कंपोनेंट अपन लिखेंगे इस लाइन के डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, m1 कोस θ1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैंने बोला कि कंपोनेंट की बात करते हो तो किस में निकालोगे कंपोनेंट, थीटा में कोस में निकालोगे, ठीक है। तो अब सुनो आगे, अब देखो ये अपना कितना हो जाएगा, m1 कोश θ1 हो जाएगा। पर इसके नीचे ये भी तो बैठा है कि नहीं बैठा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये m1 के सापेक्ष थी, इसको अपन ने m1 बोल दिया, ये m2 के सापेक्ष थी, इसको अपन क्या बोल देंगे, m2 कोश θ2, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन के सापेक्ष आ गया, अक्ष डायरेक्शन के सापेक्ष। अब अपन ऐसे ही बात करेंगे इस y डायरेक्शन के लिए, करेंगे वही कोश में निकालेंगे कंपोनेंट। तो कैसे लिखोगे इसको, देखो, अब इस ऊपर वाले को हटा देते हैं, अपना कोई काम नहीं है इस टॉपिक का, पता है आपको कि टॉपिक कौन सा चल रहा है। ये लो जी, देखो कोश, ये भी m1 के सापेक्ष है ना, पर कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। आपको पता है ये अक्ष होती है, ये कौन सी होती है, y होती है। तो अक्ष के सापेक्ष तो अपन ने यहाँ पे निकाल लिए, अब क्या करेंगे, ऐसे ही अपन y के सापेक्ष निकाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे v1 और आएगा ना, क्या, m1 v1 कोस θ1, और ये कितना हो जाएगा, m2 v2 कोस θ2। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, m1 v1 कोस, एंगल कितने का है, 90 माइनस θ1, ये लो। तो ये कितना हो जाएगा, m1 v1 साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो m1 v1 साइन θ1। अब ये वाला भी कितना हो जाएगा, m2 v2 साइन θ2। पर ये ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में आएंगे, नीचे जाएंगे तो किस में आएंगे, नेगेटिव में। तो ये वैल्यू किस में आ गई, यहाँ पे नेगेटिव में आ गई। क्लियर है भाई, यहाँ तक ये डायग्राम सबको क्लियर है? अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो यूँ मान लेना सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलो इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन। क्लियर है डायग्राम? अब सुनो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टार्टिंग यहीं से करनी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या करोगे, शुरू
देखो स्टार्टिंग से पहले एनर्जी दोनों को जोड़ दो, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, और ये तो कितना है 0 है, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस हाफ को और इस हाफ को कॉमन ले लो और उससे काट दो, तो क्या बच जाएगा अपने पास, देखो हाफ कॉमन ले लिया, डायरेक्ट कर दो, m1 u1 स्क्वायर इक्वल m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, यही बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। तो इसको इक्वेशन बोल दो कितने, 1। ये लो, अब जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है वैसे ही अपन क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्या हो जाएगा, पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे अपन मोमेंटम की बात कर रहे हैं, यानी कि संवेग की बात कर रहे हैं, पर संवेग के घटक दो दिशा में है। संवेग के कंपोनेंट यानी कि मोमेंटम के कंपोनेंट यहाँ पे 2 डायरेक्शन में है, कौन कौन सी में, एक तो अक्ष डायरेक्शन में है और एक वाई डायरेक्शन में है। इसलिए यहाँ पे अपन टक्कर से पहले टक्कर के बाद की बात ना करके अक्ष डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की बातें करेंगे। आ जाओ तो फिर, अक्ष डायरेक्शन इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ, कौन से में, अक्ष डायरेक्शन में क्या यूज कर रहे हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ। तो देखो अक्ष के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो सुनो, अक्ष के अंदर क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस 0 इक्वल में क्या हो जाएगा, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। क्लियर है। अब सुनो, m1 u1 इक्वल कितना आएगा यहाँ पे, m1 v1 cos थीटा 1। अच्छा एक काम करो यहाँ पे आप, हाँ तो ये आ जाएगा m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दो आप 2। जैसे अपन ने अक्ष डायरेक्शन में निकाला है वैसे ही अपन किस डायरेक्शन में और निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। वाई डायरेक्शन में देखो क्या निकालोगे आप लोग, एक चीज़ सुनो, अक्ष डायरेक्शन में तो बिफोर कोलिजन टक्कर थी, बिफोर कोलिजन थी, पर वाई डायरेक्शन में क्या बिफोर और आफ्टर आएंगे, नहीं आएंगे, तो डायरेक्ट अपन ये वाली वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। आ जाओ, m1 v1 cos 90 माइनस थीटा 1 और m1 cos 90 माइनस थीटा और m1 v1 sin थीटा 1, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन इस वाले की, ये प्लस वाई में अपन गए तब क्या लिखा यहाँ पे, m1 v1 cos 90 माइनस थीटा 1, तो इसका क्या रूप आ गया यहाँ पे, m1, या एक बार छोड़ो इसको ऐसे लिख दो, चलो डायरेक्ट लिख दो, कन्फ्यूज मत हो आप लोग। हाँ जी, क्या लिख दोगे, बिफोर कोलिजन कुछ भी नहीं है ना, बिफोर कोलिजन कोई कोलिजन नहीं है, तो 0 लिखो, इक्वल कैसे लिख दोगे अब इसको, m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2, हो गया। अब कैसे कर दोगे, m1 v1 sin थीटा 1 इक्वल m2 v2 sin थीटा 2, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 3, ठीक है।
इस प्रकार के टक्कर में, अब सुनो, इस प्रकार की कोलिजन के अंदर 4 अज्ञात राशि अपने को प्राप्त होती है। कौन कौन सी? v1, v2, θ1 और θ2, ठीक है। परंतु इनकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमें केवल 3 समीकरण प्राप्त हुए हैं। ध्यान से सुनना, ये 4 जो है अपने को अज्ञात राशि मिली है, ठीक है। अब इन चारों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपने पास इक्वेशन कितने हैं? अरे अज्ञात राशि कितनी है? 4 है। इक्वेशन कितनी है? 3 है। तो एक तो रह गया ना बेचारा, एक को तो अपन प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल की डिस्क्रिप्शन एल फ्रेम में नहीं कर सकते। क्या? इसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल कोलिजन की डिस्क्रिप्शन अपन एल फ्रेम में नहीं कर सकते हैं। तो एल फ्रेम का 2 डायमेंशनल के अंदर कोई भी वैलिड या फिर कोई मतलब नहीं है, या फिर इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे सी फ्रेम, उस सी फ्रेम को अपन सॉल्व करेंगे अच्छे खासे से। क्लियर है? अब वो बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।